अध्याय 6। मर भी गए तो कुछ को तो साथ में ले ही जाएंगे। स्तर 2 सहायक सार्वभौमिक पहिया। अरविंद ने यह नया नाम अपने मन में सुना। बिना ज़्यादा सोचे इसके बजाय उसने अपने शरीर को गाड़ी के लोहे जैसी दीवार के पास कर लिया। इस क्षण कोई भी ट्रेन के झटके की परवाह नहीं कर रहा था, ना ही डिब्बे में फैली बदबू की। सब कोई चरम आतंक में आ चुके थे। जीवित रहना यही सभी का एकमात्र विचार था। नहीं, वे बस बैठकर मौत का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। अरविंद ने आंखें कसकर बंद कर लीं। एक के बाद एक कई संभावनाएं उसके दिमाग में उभरने लगीं। कुछ ही पलों बाद उसने अचानक आंखें खोली, बगल में बैठे रघु की ओर देखा और फुसफुसाकर बोला, इस ट्रेन में कुल 9 डिब्बे हैं। पहला जहां इंजन है और डिब्बा 7, 8 और 9 गुलामों के डिब्बे हैं। तुमने अभी कहा था कि ट्रेन लचीली नहीं है। अगर हम किसी तरह आगे वाले पहले इंजन वाले डिब्बे तक पहुंच जाएं, तो बाकी के डिब्बों को अलग कर देंगे। तो तुम ट्रेन चला सकते हो ना? तुम पहले डिप्टी ट्रेन कैप्टन हुआ करते थे, तुम्हें ट्रेन चलानी आती तो होगी। नहीं, रघु ने इस सुझाव को तुरंत बिना किसी चीज़ पर विचार किए स्वीकार कर दिया। चेहरे पर पीला रंग चढ़ा हुआ था। वह खौफ से बोला, हर ट्रेन कप्तान से बंधी होती है। सिर्फ ट्रेन कप्तान के पास ही ट्रेन चलाने का अधिकार है। भले ही हम किसी भी तरह इंजन तक पहुंच भी जाएं, पर ट्रेन पर कब्ज़ा करना नामुमकिन है और उसे नियंत्रण तो और भी नहीं कर सकते। तुम्हारी सोच अच्छी है। अगर हमने सारे डिब्बे अलग कर दिए होते तो वाकई ऐसा होता जैसे पहले डिब्बे पर कोई सार्वभौमिक पहिया लगा हो और इस तरह भागने का मौका मिल सकता था। काश ट्रेन कप्तान ने यह विचार ना किया हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर कोई सुखद भाव नहीं था। यह स्पष्ट था, अगर ट्रेन कप्तान ने यह सोचा होता तो वे तुरंत अनचाहे टुकड़ों में बच जाते। फिर भी अरविंद ने तुरंत उठकर छठे डिब्बे की ओर बढ़ने का इशारा किया और कुरूप सा चेहरा बनाकर बोला, पहले हमें पहले डिब्बे तक पहुंचना होगा, मेरे साथ चलो। अगले ही पल वे 2 कदम भी आगे बढ़ा नहीं सके। धड़ाम धड़ाम बाहर से खिड़की के पास किसी लोहे के टकराने की तेज़ आवाज़ आई और फिर ट्रेन की रफ्तार अचानक घटने लगी। अरविंद ने गहरी सांस ली। रघु ने दिए हुए आखिरी फटे सिगरेट को जेब से निकाला। पुआल की चटाई पर बैठकर हड़बड़ी भरी हलचल के बीच उसने उसको जला लिया। लंबे से धुएं का एक कश भरा और हाथ में GLS पिस्टल दबाए शांत होकर परिणाम का इंतज़ार करने लगा। मौत तो निश्चित लग रही थी। उन्हें छोड़ दिया गया था, पर वह ट्रेन कप्तान से नफरत नहीं करता था। अगर वह कप्तान की जगह होता तो वही करता। उसे बस यह खलता कि ट्रेन कप्तान में लड़ने की भावना नहीं थी। खदान की हिफाजत करते हुए क्या वह आदमी आसपास की जानकारी जुटाते हुए सोया हुआ था? उन्हें शव तरंग की घेराबंदी बन जाने तक पता ही नहीं चला। कुछ संसाधन कीमती होते हैं। क्या एक स्तर 2 सहायक सार्वभौमिक पहिए पर कंजूसी इतनी ज़रूरी थी? इतने सारे गुलामों की कीमत एक 2 स्तर पहिए से कम कैसे हो सकती है? बस। अरविंद ने सिगरेट को मुंह के कोने पर टिकाया, पिस्तौल में एक राउंड चेंबर किया और डिब्बे में पड़े गुलामों के शरीर पर छलांग लगाकर लोहे के दरवाजे के पास गया। नज़दीकी लोहे का लीवर ज़ोर से खींचा और उसी क्षण उस गाड़ी का दरवाज़ा अचानक खुल गया। ठंडी हवा सड़े हुए शवों की बदबू को घोलते हुए तुरंत पूरे डिब्बे में घुस आई। यद्यपि उनका डिब्बा अपनी शक्ति खो चुका था, जड़त्व के कारण वह अभी भी काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, पर यह ज़्यादा देर तक नहीं चला और दरवाजे खुलते ही शव तरंग लगभग समीप आ चुका था। सिर्फ कुछ ही मीटर दूर। एक नज़र में कहीं भी अंत न दिखा, बस गला घुटाने वाली बदबू और अनगिनत भयानक चेहरे वाले ज़ोंबियों का हुजूम जो ट्रेन की ओर दौड़ रहा था। यह कितना अन्याय है, अरविंद ने अपने सामने के दृश्य पर बुदबुदाया। उसने पहले भी डूम्सडे रचनाएं पढ़ी थीं, जहां नए आए लोगों को अक्सर 1-2 ज़ोंबियों का सामना करना पड़ता था, पर उसे कैसी स्थिति देखने मिली। वह एक ऐसी शव तरंग के सामने खड़ा है जो मौका ही नहीं देती, बचने का नामो निशान तक नहीं था। ऐसी शव तरंग से कौन जिंदा निकल सकता था, पर मरते हुए भी उसको किसी को साथ तो ले जाना था। अगले ही पल धड़ाक एक तेज़ गोली चलाने की आवाज़ के साथ एक ज़ोंबी का सिर फट गया, जो शव तरंग से छलांग लगाकर अरविंद पर आ पड़ा था। उसका सर रक्त छिद्र से भर गया, फिर शरीर ज़मीन पर गिरकर पीछे वाले ज़ोंबियों के पांव तले कुचल गया। यह उसका पहला मारा गया ज़ोंबी था। यही नहीं,
उसकी निशानबाजी अच्छी थी, उसने कभी गोली नहीं चलाई थी, बस कि उसकी नोक लगभग ज़ॉम्बी के मुंह में अटक गई थी। उस दूरी पर कोई भी शार्प शूटर बन सकता था। ऐसा लगता था कि इन ज़ॉम्बियों के शरीर बहुत मजबूत नहीं थे। नज़दीकी दूरी से एक पिस्तौल की गोली सिर पर लगकर धमाके जैसी चोट देती, और यदि अकेला ज़ॉम्बी मिला तो एक वयस्क आसानी से उसे संभाल सकता था। अगर यहाँ कोई विषैला संक्रमण ना हो तो वह 3-5 ज़ॉम्बियों का सामना कर सकता था, पर इतनी सारी लाश तरंग के सामने ये सब कर पाना नामुमकिन था। धड़ाक धड़ाक गोली की आवाज़ें लगातार गूंजती रहीं और अरविंद धीरे धीरे माहिर हो रहा था। उसने जल्दी मशीन गन खाली कर दी, और उसे खुद भी ठीक ठाक नहीं मालूम था कि ज़ॉम्बी मरे या नहीं। उसे बस इतना पता था कि उसकी गोलियां शब्द रंग में जा रही थीं, पर कितने गिर रहे थे यह निश्चित नहीं था। इस बीच रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी, मतलब कि ज़्यादा समय नहीं था, उसे गोली चलाते रहना चाहिए। ठीक इसी समय अचानक डिब्बे से एक गुलाम भाग कर आया, चेहरा आतंक से सड़ा हुआ। उसने दरवाजे पर अरविंद के सामने घुटनों के बल गिरकर हाथ जोड़े, कांपती आवाज़ में कहा, भैया मुझे एक गोली दे दो, मैं शांति से मरना चाहता हूँ, ज़ॉम्बी के मुंह में मैं नहीं मरना चाहता। नहीं, अरविंद ने ठंडे लहजे में नकार दिया और जल्दी जल्दी अपनी मैगज़ीन भरते हुए कहा, गोली सीमित है, बेहतर है कि और कुछ ज़ॉम्बी मार जाए, मरते समय उससे ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा। छठे डिब्बे में छोड़े गए गुंडों का समूह भी मौत से पहले आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। घुटनों पर बैठा हुआ आदमी सर उठाकर अरविंद की ओर तिलमिलाकर देखता रहा। गर्दन की नस उभर आई थी और वह चिल्लाता है, इतनी क्रूरता, यह भी नहीं दिया, केवल शांत मृत्यु मांगने का अधिकार भी नहीं है क्या मुझे? पर उससे पहले कि वह पूरा वाक्य बोल पाता, वह आदमी अरविंद पर झपटा। लक्ष्य था अरविंद के हाथ में रखी पिस्तौल, पर अरविंद ने पुरुष के झटके को चतुराई से चकमा दिया। उसे दिखा कि वह ट्रेन के दरवाजे के पास असंतुलित खड़ा था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ज़ोरदार ठोकर मारकर बाहर लात मार दी। वह आदमी शब्द रंग में गिर पड़ा। उसके डर से चिल्लाने की आवाज़ें आसमान में फटीं, पर जल्दी ही वे अचानक बंद हो गईं।